हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस दो वीडियो में अपन कार्ब एनायन इंटरमीडिएट को डिस्कस कर रहे थे। उन दो वीडियो में अपन कार्ब एनायन के इंट्रोडक्शन को, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को और साथ ही साथ कुछ टाइप्स के कार्ब एनायन और उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने तीन इंटरमीडिएट कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। अब उनके बाद कुछ टाइप्स के कार्ब एनायन और रह गए थे। पहले तो उन टाइप्स को पढ़ते हैं, उनके साथ साथ उनकी स्टेबिलिटी का भी डिटर्मिनेशन अपन यहां करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, जो बच गए उनको एक एक करके अपन सीखते हैं। तो 4 नंबर जो इंटरमीडिएट बच्चों आपके पास बनेगा, या 4 नंबर जो कार्ब एनायन आपके पास है, वो है बेटा आपके पास कार्ब एनायन, एरोमेटिक कार्ब एनायन है। ये लीजिए, कह दिया इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जो भी होगा बेटा समझ लेंगे सारा का सारा। अब एरोमेटिक कार्ब एनायन क्या होते हैं? एरोमेटिक कार्ब एनायन होते हैं ओबे हक्कल से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं। अब हक्कल का ये जो नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, ये क्या कहता है उसको समझो। ये कहता है अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा डैश 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 डैश, 4 बढ़ाते जाओ 2 में। क्लियर है बात? तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा ये। अगर ये क्या हो बेटा? प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो जो भी आपके पास कार्ब एनायन बनेगा वो कार्ब एनायन कैसे नेचर का होगा? एरोमेटिक कार्ब एनायन होगा। ये लीजिए, चलेगा यहां तक? तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, ध्यान से समझना उस एग्जांपल को। मैंने एग्जांपल लिखा है कुछ ये लीजिए, चलेगा यहां तक? देखो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो एक बात कंफर्म है, कार्ब एनायन है। अब ये एरोमेटिक है कि नहीं, उसके लिए हक्कल रूल अप्लाई करो। आप क्या करो बेटा, ध्यान से समझना है। इसका जो नाम है बेटा, वो नाम होता है सबसे पहले साइक्लो है। साइक्लिक है तो साइक्लो। 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइनिल, और यहां नेगेटिव चार्ज के लिए एनायन, तो नाम का साइक्लो पेंटा डाइनिल एनायन। खास बात सुनो बेटा इसकी, इसका जो और नाम लिखूंगा मैं, दूसरा नाम लिखूंगा, वो लिखूंगा सीपी। इसको क्या कहते हैं? सीपी। और इस पूरे सीपी पर कितना माइनस का चार्ज है? -1, तो इसका लिखा जाता है -1, सीपी -1। अरे ये पूरा सीपी कहला रहा है, साइक्लो पेंटाडाइनिल एनायन। -1 क्यों आया? क्यों? माइनस चार्ज है, यहां -1 है। अब है क्या यहां, बात को समझो। सबसे पहली बात, सबको दिख रहा है बच्चों कि ये जो सीपी है वो कैसे नेचर का है? साइक्लिक। दूसरी बात, सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब यहां नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है। और मैंने एक बात सिखा रखी है बेटा आपको, जहां पर कॉन्जुगेशन होगा वो कैसा होगा? एरोमेटिक नेचर का होगा, या वहां रेजोनेंस होगा। तो यहां साइक्लिक है, और साइक्लिक के साथ साथ यहां साइक्लिक रेजोनेंस भी है। तो सुनो बात को, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। साइक्लिक रेजोनेंस तो है, उसके साथ साथ ये प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा? sp2। क्योंकि बेटा ध्यान करो, मैंने आपको कार्ब एनायन के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, जब भी ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आएगा तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है, ये डीलोकेलाइज में जाएगा, आपको लोकेलाइज काउंट करना है। तो इस कार्बन का जो आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहा है। और ये बात मैंने आपको नोट करवा के और लिखवाई भी है। क्लियर है? जो नोट्स आपने बना रखे हैं वहां जाके आप देख सकते हो। तो सुनो, प्लेनर हो गया और क्या हो गया? sp2। अब यहां सुनो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और 2 ये,
जब भी नेगेटिव ना रेजोनेंस में जाता है, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, तो वहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। तो 2 इसके, 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाओ बेटा, क्या कह रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल के अनुसार कैसा होगा? एरोमेटिक। तो क्या ये कार्ब एनायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है क्या? बिल्कुल, मतलब फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल का भी कौन सा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहां ये जो कार्ब एनायन बना है, ये कार्ब एनायन कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक कार्ब एनायन रहने वाला है। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए बच्चों आगे जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, ये तो एरोमेटिक हो गए 4 नंबर। 5 नंबर जो आपके पास रहेगा, वो 5 नंबर रहेगा बेटा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन। कौन सा बेटा? एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन है। अब मैं फिर से कहूंगा एक बात, ओबे हक्कल्स रूल। सर अभी भी कहा था आपने एरोमेटिक के लिए भी हक्कल ले आते हो और एरोमेटिक के लिए भी, एंटी एरोमेटिक के लिए भी हक्कल ले आते हो। तो दोनों के लिए हक्कल का नियम लगता है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज करना है। यहां लगता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा लगता है बच्चों? 4n+2 पाई, ना लग के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगता है हक्कल का। किसमें बेटा? एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन। क्लियर यहां तक की बात? तो ये क्या कहता है उस बात को समझ लो। ये क्या कहता है, यदि किसी कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, डैश डैश डैश, अगर ये किसी कार्ब एनायन में आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन रहने वाला है। ये लीजिए, ए मतलब अल्लू अर्जुन नहीं है बेटा, पुष्पा नहीं है, पुष्पा द फायर नहीं है। यहाँ ए का मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक है। चलेगा सर, एग्जाम्पल हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल समझो आप, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं ना अच्छे से। ये लीजिए पहला एग्जाम्पल बेटा, ये रहा। क्लियर है बात? नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल एनायन। चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा आपके पास ये रहा, इसमें 7 कार्बन है तो साइक्लो हेप्टा ट्राईइन एनायन हो जाएगा। चलेगा यहां तक? अब मुझे इतना बताएंगे, यहां सबसे पहली बात साइक्लिक है। सर साइक्लिक तो ये भी है। दूसरा यहां नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है। जहां कॉन्जुगेशन होता है बेटा, क्या रखा है? रेजोनेंस होगा। लेकिन साइक्लिक रिंग में हो रहा है तो नाम क्या होगा? साइक्लिक रेजोनेंस नाम हो जाएगा। तो यहां भी क्या होगा? साइक्लिक रेजोनेंस होगा। ये लीजिए, इतना तो आपको समझ आता है बेटा। दूसरी बात कि यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा रहा है नेगेटिव चार्ज। यहां इसका कौन सा? sp2, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो मुझे इतना बताएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इधर भी कौन सा है? इधर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां sp2 होता है वहीं बात कही जाती है, क्या होता है? प्लेनर होता है। और क्या होता है? लेकिन दिक्कत किसकी है? यहां पाई इलेक्ट्रॉन, दो तो नेगेटिव के, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, ये कैसा? 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन। और ये भी कैसा होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक कार्ब एनायन। चलेगा। लेकिन मैं एक लाइन पूछूं आपसे, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन? 7 मेंबर। क्यों? लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, कम संख्या में यहां क्या है? तनाव है, स्ट्रेन है। और जिनके पास तनाव कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपकी लाइफ में कल को तनाव कम हो जाए तो आप भी घर आराम से चैन की नींद सो, लेकिन आपकी जिंदगी में तनाव चल रहा है, आपकी जिंदगी में पढ़ाई का तनाव चल रहा है, तो आप घर से सुबह नहा धोकर पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा ही तो होता है बेटा। तो यहां क्या हुआ? यहां रिंग स्ट्रेन कम है, रिंग स्ट्रेन कम होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। रिंग स्ट्रेन ज्यादा तो स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज। तो 3 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड वाले कार्ब एनायन में दोनों एंटी एरोमेटिक हैं, दोनों में मोर स्टेबल कौन है? 7 मेंबर्ड। ये नॉलेज के लिए था, जल्दी से बनाओ एंटी एरोमेटिक।
चले बेटा आगे। अब मैं बात करता हूं बेटा लास्ट जो है ना 6 नंबर काम का है। 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में स्टार भी लगाया बेटा, बहुत काम का। ये आपके पास कार्ब एनायन रहने वाला है। नाम क्या है? नाम इसका रहेगा सबस्टिट्यूटेड कार्ब एनायन नाम रहने वाला है इसका। ये लीजिए, क्लियर है बात यहां तक? चलें आगे। अब सबस्टिट्यूटेड जो कार्ब एनायन है, ये सबस्टिट्यूटेड कार्ब एनायन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। चलेगा यहां तक? अब वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टाइप रहेगा वो रहेगा इलाइड बेटा। क्या कहा है मैंने पहला टाइप कहा है इलाइड, और जो मैंने दूसरा टाइप कहा है ना वो कहा है बेटा इनोलेट। इनोलेट्स कह दूं मैं। तो लास्ट जो कार्ब एनायन का टाइप है वो आपके पास है सबस्टिट्यूटेड कार्ब एनायन। सबस्टिट्यूटेड कार्ब एनायन क्या होते हैं उसको सीखने से पहले टाइप से पढ़ा रहा हूं। अगर ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो सबस्टिट्यूटेड समझ में आ जाएंगे आपको। वो 2 टाइप्स कौन से हैं? इलाइड और इनोलेट। और इन दोनों को मैं डिटेल वाइज डिस्कस करने वाला हूं। तो आओ बच्चों इसका ग्राफ बना के इसको डिस्कस करते हैं। देखो इधर, मैं कौन से कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं? सबस्टिट्यूटेड कार्ब एनायन की बात कर रहा हूं। ये लीजिए, ठीक है यहां तक? अब मैंने क्या कहा है वो सुनो। सबस्टिट्यूटेड कार्ब एनायन कितने प्रकार के कहे थे बेटा? 2 प्रकार के कहे थे। पहला आपने कौन सा कहा था? पहला आपने कहा है इलाइड कहा है। क्या कहा है? इलाइड। और दूसरा कौन सा कहा है बेटा? दूसरा आपने कहा है इनोलेट्स, या इनोलेट भी कह सकते हैं, चलेगा। अब मैं इन दोनों को बॉक्स में डाल रहा हूं, चमका रहे हैं बेटा इनको, और जो चमकता है वही तो बिकता है। और आपको भी तो आईआईटी क्रैक करके और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना है, आपको भी अपनी वैल्यू बनानी है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इलाइड क्या होते हैं इनको सीखते हैं अपन। तो सुनो क्या कहा है मैंने। कार्बन पर चार्ज कैसा बेटा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। समीपवर्ती परमाणु, और समीपवर्ती परमाणु को कहते हैं बेटा एडजासेंट एटम। एडजासेंट एटम, ठीक है? तो पूरी बात समझो। पहले क्या देखना है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और एडजासेंट एटम या समीपवर्ती जो परमाणु रहेगा वो समीपवर्ती परमाणु पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पूरी कहानी समझो। कार्बन के ऊपर नेगेटिव और समीपवर्ती परमाणु या एडजासेंट एटम पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये जो एडजासेंट एटम रहेगा ये आपके पास हमेशा कौन सा रहेगा बेटा? हेटेरो एटम रहेगा। कौन रहेगा? हेटेरो एटम। और हेटेरो एटम कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर। ये लीजिए, फास्फोरस भी हो सकता है। तो पूरी डिटेल वाइज कहानी समझनी है आपको कि कार्बन पे नेगेटिव दिख जाए, उसके एडजासेंट एटम पर कौन दिख जाए? हेटेरो एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। क्या कहलाता है? इलाइड कहलाता है। सर एग्जांपल हो जाए थोड़ा समझ में भी आए, फिर क्लियर है बात? तो सुनो बेटा, ध्यान से समझना है। सबसे पहला एग्जांपल मैं इसका लिख रहा हूं, आगे चल के लिखते हैं इसका एग्जांपल, या एक एग्जांपल यहीं सेट करता हूं, थोड़ा समझ में आए, चीजें क्लियर हो पाए आप। मैंने क्या कहा है? मैंने लिखा है आर नाइट्रोजन, आर CH2 माइनस, ठीक है?
नाइट्रोजन की 4 बंध बने तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। देखो बात को अप्लाई करना है, सारा आ जाएगा। सबसे पहले कार्बन पे क्या देखना है, नेगेटिव। सर बिल्कुल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर एडजासेंट एटम देखना है, हेटेरो एटम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर में से या फास्फोरस में से नाइट्रोजन आया, उस हेटेरो एटम पे चार्ज या एडजासेंट एटम पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। सर फॉलो कर रहा है। जब सारी बातें फॉलो कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इलाइड। तो बेटा ये जो बना है आपके पास, ये बना है किसका एग्जाम्पल, इलाइड का एग्जाम्पल। लेकिन एक खास बात बताऊं, जिस हेटेरो एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है या जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के नाम का इलाइड बनता है। सपोज दैट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया है तो नाइट्रोजन इलाइड बनेगा, फॉस्फोरस पे आएगा फॉस्फोरस इलाइड, सल्फर पे आएगा सल्फर इलाइड बनने वाला है। क्लियर है बात? तो मेरी बात को समझे आप, समझे तो मैं क्या कहूंगा, यहां नाइट्रोजन पे आया है तो इलाइड का पूरा नाम क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन इलाइड होगा। कौन होगा, नाइट्रोजन इलाइड। अब इस नाइट्रोजन इलाइड को मैं अगले पेज पे लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। क्या, सुनो बात को। एग्जाम्पल जो बना इलाइड का बच्चों, वो एग्जाम्पल आपके पास बना आर एन आर आर पॉजिटिव CH2 और माइनस। इसका जो नाम लिखा था बच्चों, वो नाम लिखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलाइड नाम लिखा है। ये लीजिए सर, यहां तक की बात तो क्लियर है। तो फिर सुनो, ये जो नाइट्रोजन इलाइड है ना बेटा, तो यहां नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव और साथ में एल्किल समूह है। तो बेटा इस ग्रुप का ना अगर आपको पता हो तो ये ग्रुप बना है R3N+। ये लीजिए, अगर आपको पता हो तो ये तो रहा N+R3, और इसका बेटा कौन सा प्रभाव काम करता है, -I इफेक्ट काम करता है। अरे हाँ कि ना, इसका कौन सा इफेक्ट काम करेगा, -I। -I कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और टाइप्स के साथ साथ स्टेबिलिटी भी तो सीख रहे हैं। तो यहां ये जो नाइट्रोजन इलाइड है, क्या वो -I के कारण स्टेबल होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो मैं कहूंगा एक लाइन है, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाई -I इफेक्ट। बड़ा इतना कहने में आपको दिक्कत है क्या, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्लियर यहां तक की बात? चले आगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझो इसका, जल्दी से बनाओ, इलाइड के नीचे बनाना है ये, जल्दी से बनाओ फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सुनो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास रहने वाला है, क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना है, PH3 फॉस्फोरस चार्ज पॉजिटिव CH2 पे माइनस। देखो भाई क्या बोला है, कार्बन पे नेगेटिव, एडजासेंट एटम पे पॉजिटिव, और फॉस्फोरस हेटेरो एटम आया है ना, तो यहां इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इलाइड बनने वाला है। ये लीजिए, और जो फॉस्फोरस इलाइड है ना बच्चों, तो फॉस्फोरस के पास डी पाई कक्षक होते हैं, मतलब डी कक्षक है जिनके द्वारा पाई बंध बना सकता है। ये स्टेबलाइज कैसे होगा, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। अरे नेगेटिव को लोन पेयर मान सकते हैं क्या, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां होगा बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी, PH3P डबल बॉन्ड CH2। मतलब कार्बन ने अपना नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के पास ये P कक्षक में था, किसको दे दिया, फॉस्फोरस के डी कक्षकों को। तो डी पी पाई बॉन्डिंग द्वारा ये क्या हो रहे हैं बेटा, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग द्वारा ये क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। कहने का मतलब कार्बन के पास नेगेटिव पी कक्षक में है, दिया किसको है, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के भी कौन से, डी कक्षक। तो पी से कहां गया है, डी में, बॉन्ड कौन सा बना, पाई, तो नाम क्या दिया, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके द्वारा कार्बन पे नेगेटिव कम हो रहा है क्या, नेगेटिव कम होने का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अरे हाँ कि ना बेटा, और देख लो फिर 2-3 एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो कहने वाला बेटा सुनना अच्छे से, Me मैथिल ग्रुप है, Me S डबल बॉन्ड O, चार्ज कैसा, पॉजिटिव CH2 माइनस।
चलेगा क्या? अब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव आया है तो सल्फर का इलाइड बन गया। अब ऐसे ही कहूंगा एक एग्जांपल और, Me सल्फर Me प्लस और CH2 माइनस माइनस, ये लीजिए फिर से कार्बन के ऊपर नेगेटिव, एडजेसेंट पे पॉजिटिव, इलाइड बन गया। तो ये दोनों किसके इलाइड बने हैं बेटा? सल्फर के इलाइड बने हैं। सल्फर के क्या बने हैं बेटा? इलाइड बने हैं। ये दोनों भी सुनो, कार्बन का P सल्फर का D, तो क्या होगा? D पाई P पाई क्या होगी बेटा? यहां बॉन्डिंग होगी, और उस बॉन्डिंग के कारण ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो याद करो, सुनो समझो बात को। सबसे पहला नाइट्रोजन इलाइड तो -I इफेक्ट के कारण स्टेबल हो रहा है। फास्फोरस सल्फर ये दोनों के दोनों D पाई P पाई बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो बेटा ये सारी कहानी अपन ने कही है किसके लिए? इलाइड के लिए। चलेगा? तो वापस पहुंचते हैं अपन वहीं। देखो इधर, ये लीजिए, ये सारी कहानी इलाइड की कह दी। नाइट्रोजन इलाइड, फास्फोरस इलाइड, और साथ की साथ अपन ने क्या कहा है? सल्फर इलाइड। एक खास बात और बता दूं आपको, ध्यान से देखो इधर, अगर सीखना ही है सारा बेटा तो कौन सा इलाइड है? फास्फोरस इलाइड। और फास्फोरस इलाइड को नाम दिया जाता है, कौन सा रिएजेंट होता है बेटा? विटिंग रिएजेंट होता है। एक रिएक्शन चलती है विटिंग रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में, वहां इसका उपयोग किया जाता है, और इस विटिंग रिएजेंट के द्वारा विटिंग रिएक्शन प्रोसीड होती है, जहां प्रोडक्ट बेटा एल्कीन बनता है। बहुत फेमस रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे नीट IIT में क्वेश्चन आते हैं। मैं करवाऊंगा, मैं हूं ना तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, अभी हम जिंदा हैं। क्लियर बेटा? तो पहुंचो वापस से वहां, लिख लेना इसको, काम का है। देखो इधर, ये रहा। अब कहानी समझ ली इलाइड की, कहानी समझते हैं किसकी? इनोलेट की। तो बात को समझना है, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा? नेगेटिव। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन होने का मतलब बेटा रेजोनेंस रहेगा। एक बात तो कन्फर्म है, रेजोनेंस रहेगा। फिर मैं कहूंगा जैसे रेजोनेंस होगा तो एक वन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू एनोदर रेजोनेटिक अनदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनो, लास्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन मोर EN एटम। मोर EN एटम। सर ये क्या कहानी लिख दी आपने? नेगेटिव, फिर नेगेटिव कॉन्जुगेशन, फिर क्या लिख दिया सारा? बात को समझना है बेटा, बात समझ जाओगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी मैं एग्जांपल समझाता हूं। कार्बन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का आपको क्या दिखाना है? कॉन्जुगेशन मिलेगा आपको। एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, मतलब पहले है तो दूसरी में कन्वर्ट होगी। जब दूसरी कन्वर्ट होगी ना, तो जो लास्ट वाली जो आएगी वो दूसरी तो आएगी, लास्ट वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा। और आपको पता है मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। बोलो अपनी बात हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे यही तो कहा था बेटा, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। तो सुनो फिर ये बात अपन आगे एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, इसको हटा रहा हूं, अब ये काम का नहीं है। अब पढ़ेंगे किसके एग्जाम्पल? इनोलेट के। तो सुनो बेटा, एग्जाम्पल क्या है? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहां लिख दिया मैंने CH3। ठीक है, कंडीशन बोल रहा हूं इसके लिए, नेगेटिव सिंगल डबल। सबसे पहले कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव का कॉन्जुगेशन, दो बातें अप्लाई हुई, यहां से यहां और यहां से यहां। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट किस में हुई? CH2 डबल बॉन्ड
कार्बन सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहां CH3, वन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट टू अनदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसके बाद कोई कॉन्जुगेशन है क्या? है सर, नेगेटिव सिंगल डबल, अरे वहीं पहुंच जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, पूरी बात समझना बेटा, कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू द अनदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लास्ट में जो नेगेटिव चार्ज आया क्या वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है? बिल्कुल है। यही तो बात कही थी। इसको ही क्या कहोगे? इसको ही क्या कहना है? इनोलेट कहना है। अरे आया है कि नहीं आया बेटा? समझ में आया क्या? अब सुनो, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। जब भी नेगेटिव आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, तो नाम के अंत में 8 लगाते हैं। भाई साहब एल्किन है, एल्किन के लिए इन, इन प्लस 8 इनोलेट बन जाता है। ये पहले ऐसे था बेटा, इसका नाम होता इनओल, इनोल नाम था। इनोल था तो यहां से क्या चला गया? नेगेटिव, नाम के अंत में 8 लग गया, इनोलेट बन गया। अरे बना कि नहीं बना? बन गया। तो फिर नेक्स्ट देखो, CH2 माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, ये लीजिए, कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, ये कन्वर्ट होगा तो यहां से यहां, यहां से यहां, तो क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, वही बन गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव। क्या बना? फिर से आपके पास इनोलेट निकल के आया। अब हम क्या करें? बन गया तो बन गया। फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक और इधर ही देख लो आप एग्जांपल, CH2 नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N, नेगेटिव सिंगल ट्रिपल, अरे कॉन्जुगेशन है तो ये लीजिए, यहां से यहां से यहां, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, चार्ज नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो यार ये तो सारे के सारे इनोलेट बने क्या? अब आपसे कोई पूछे इनोलेट मोर स्टेबल क्यों होता है, मैं कह रहा हूं इनोलेट क्या है? मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मोर En एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है। अब एक बात समझना, आप कंपैरिजन करना, इनोलेट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, पीछे चलो, इलाइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन ही तो है, आगे आपने सल्फर पढ़ा है, आगे आपने फास्फोरस पढ़ा है, उनके ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना? तो मुझे बताएंगे इलाइड में और इनोलेट में मोर स्टेबल कौन? इनोलेट होगा। सर ऐसे कैसे कह रहे हो? क्यों कह रहा हूं बेटा? क्यों कह रहा हूं? बात को समझो। रेजोनेंस यहां भी है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस वहां भी था, नेगेटिव सिंगल डबल। अरे हाँ कि ना? अरे देख लो, यहां भी है, यहां भी है नेगेटिव सिंगल डबल। तो सुनो, रेजोनेंस तो इनोलेट में भी है, रेजोनेंस तो इलाइड में भी है, लेकिन यहां जो आपके पास रेजोनेंस आया है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण, जबकि यहां पॉजिटिव आ रहा है, लीस्ट स्टेबल हो गया। क्लियर बेटा? जल्दी से इसको नोट करें और फिर आगे चलते हैं, कुछ धमाकेदार चीज करते हैं। लिख लिया सभी ने? अब चलो आगे। और जब आगे चल रहे हैं बेटा तो ध्यान देना अच्छे से। ये लीजिए, मैंने क्या कहा है? ओवरऑल, यही तो काम का होता है अपना, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, मतलब कार्ब एनायन की अब ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है। सबसे पहली बात समझना बच्चों, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं वो एरोमेटिक कार्ब एनायन होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद जो होंगे बेटा वो आपके पास होंगे रेजोनेंस वाले, जिन जिन में क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब रेजोनेंस अगर आपको याद हो तो रेजोनेंस ना किसमें भी प्रेजेंट है? इनोलेट में भी, किसमें भी प्रेजेंट है? बेंजाइलिक में भी, किसमें भी प्रेजेंट है? एलाइलिक में भी। सर आप रेजोनेंस तो इलाइड में भी कह रहे थे,
उनकी स्टेबिलिटी कहानी कुछ अलग है। कोई इंडक्टिव दिखा रहा है, कोई डी पाई पी पाई दिखा रहा है। अपन बात किसकी कर रहे हैं? प्रॉपर रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो सुनो, एरोमेटिक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस इनोलेट में है, बेंजाइलिक में है, एलाइलिक में है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल इनोलेट और फिर बेंजाइलिक और फिर एलाइलिक। सर ऐसा क्यों? सर ये तो मान गए कि एलाइलिक में बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मोर स्टेबल, लेकिन बेंजाइलिक इनोलेट में ये मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज इज लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इसको स्टेबलाइज करता है। क्लियर है बात? तो रेजोनेंस में सबसे ज्यादा इनोलेट, इनोलेट के बाद बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक। आगे यहां हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता नहीं है, और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता नहीं है तो कौन सा इफेक्ट काम करता है बेटा? इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों काम नहीं करता? सिखा रखा है सारा, क्योंकि यहां कोई वैकेंट पी नहीं होता कार्ब एनाइन में। अब इंडक्टिव में कहानी सुनो बेटा, इंडक्टिव की कहानी समझो। सबसे ज्यादा मोर स्टेबल CH3 माइनस, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट लगा के। सबसे ज्यादा CH3 माइनस, अरे हाँ कि ना, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बाकी आप प्लस आई आए और माइनस आई आए तो चेक कर सकते हो वहां से, अरे हाँ कि ना बेटा। तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट सुनो, लास्ट जो बच गया वो बच गया ए अल्लू अर्जुन बच गया बेटा। अल्लू अर्जुन बच गया तो अल्लू अर्जुन धमाका करेगा, धमाका करेगा तो अल्लू अर्जुन शांत रहता है, फिर धमाका करता है। तो सबसे लास्ट में ना कौन आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ ओवरऑल? सबसे पहले एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस वाले मतलब इनोलेट, बेंजाइलिक और एलाइलिक। उसके बाद कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब एल्किल ग्रुप आएंगे, एल्किल कह सकते हो, एल्किल कार्ब एनाइन आएंगे यहां। और एल्किल के बाद सबसे लास्ट में कौन आएंगे? एंटी एरोमेटिक। तो मैं कुछ बना रहा हूं, उसको समझना है। ये तो मैंने बॉक्स में डाल दिया सारा का सारा, ये तो अपने पास रामबाण हो गया, यही तो देगा, कुछ देगा जो अपन को। अब बेटा मैं कह रहा हूं सुनो, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्या? चार्ज कैसा है? नेगेटिव, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड OH, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, रुकना है। CH2 और माइनस, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, रुकना है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, रेजोनेंस नेगेटिव सिंगल डबल, रुकना है। लेकिन सभी में ना ध्यान से समझना है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद इनोलेट, रेजोनेंस वाला इनोलेट, उसके बाद बेंजाइलिक और अब मैं लिख रहा हूं बेटा CH3 माइनस, अरे हाँ कि ना, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। अरे एल्किल ग्रुप हो गए बेटा, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं? एल्किल ग्रुप है। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा उसको समझना है, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा कुछ ये, क्योंकि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो क्या आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो सभी की स्टेबिलिटी? बिल्कुल सर कर सकते हैं, जल्दी से नोट करो इनको। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपन कार्ब एनाइन की रिएक्शन को लेकर। उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना है।